नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि अपनी जो सीडीपी की क्लास है वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है, जिसमें हम लोगों ने तकरीबन 27 क्लास को पूरा कंप्लीट कर लिया। आज दोस्तों आपका 28वें नंबर का क्लास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं भाषा व विचार के बारे में। यानी कि दोस्तों लैंग्वेज एंड थॉट क्या होता है, इसके बारे में पूरा विस्तार तरीके से आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि आप सभी लोग बिल्कुल अपने साथ पेपर और पेन लेकर के बैठिए, जिससे कि आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलते जाए उन्हें आप साथ साथ नोट डाउन करते चलें, जिससे कि आपको एग्जाम के समय में रिवीजन करने में भी थोड़ी सी मदद मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले भाषा के बारे में देख लेते हैं। उसके बाद जो है भाषा के कितने प्रकार होते हैं, इन सब के बारे में देखते हुए हम लोग विचार के बारे में पूरा विस्तार तरीके से देखने वाले। बात करें दोस्तों सबसे पहले भाषा यानी कि लैंग्वेज के बारे में, तो देख सकते हैं कि भाषा जो होती है वो व्यक्ति के विचार को व्यक्त करने का एक माध्यम होता है। यानी कि दोस्तों जो व्यक्ति होता है वो अपने विचार को व्यक्त करने के लिए कहीं ना कहीं भाषा का प्रयोग करता है। तो ये चीजें आपको बिल्कुल याद करके रखनी है। आगे देख सकते हैं कि भाषा के माध्यम से हम अपने विचार किसी के सामने रख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बिल्कुल बता दिया, यह हमें स्वयं अर्जित करनी पड़ती है। यानी कि दोस्तों हमें भाषा स्वयं सीखना पड़ता है, क्योंकि आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि भाषा जो है वो जन्मजात नहीं होती है। और ये क्वेश्चन आपका बार बार आपके सीटेट एग्जाम में पूछा गया कि भाषा जन्मजात होती है अथवा नहीं। तो यहाँ पर आप ये चीजें बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए कि भाषा जन्मजात नहीं होती है। ये आपका क्वेश्चन बार बार पूछा गया, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, यहीं से आपका एक क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर आपको ये जानकारी नहीं होगी कि भाषा जन्मजात होती है अथवा नहीं, तो आपके एक क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाते हैं। वहीं पर दोस्तों देख सकते हैं कि भाषा चिंतन के लिए आवश्यक होती है। यानी कि दोस्तों अगर आप किसी भी विषय वस्तु पर चिंतन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आपको भाषा की जानकारी नहीं होगी तो आप चिंतन भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाषा जो है चिंतन के लिए आवश्यक होती है। अपवादी दशाओं को छोड़ करके हम भाषा को मूलतः जो है निर्धारित करने वाले जो प्रमुख तत्व होते हैं वो 4 होते हैं। अगर हम इनकी विस्तार से चर्चा करें तो देख सकते हैं कि नंबर 1 पर आपका आ जाता है स्वनिम। यानी कि दोस्तों भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम स्वनिम कहते हैं। जैसे आपका अ हो गया, ई हो गया, उ हो गया, अड़ हो गया, त हो गया, च हो गया और क हो गया, ये सभी चीजें आपकी जो है स्वनिम के अंतर्गत आ जाती हैं। तो यहां से आपसे 2 क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, और दूसरा आपको 3-4 विकल्प दे दिए जाएंगे कि इनमें से स्वनिम नहीं है। यानी कि दोस्तों आपको अ ई उ दे देगा और एक दूसरा ख दे देगा, तो आपसे पूछ लेगा कि इनमें से स्वनिम नहीं है। तो ये चीजें अगर बिल्कुल आपको याद रहेंगी तभी आप बिल्कुल अपने उत्तर को सही कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप इन सब चीजों को बिल्कुल नोट डाउन कर लिए होंगे। अगर नोट डाउन नहीं किए हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप सेव कर सकते हैं। नंबर 2 पर दोस्तों देख सकते हैं कि नंबर 2 पर आपका आ जाता है रूपिम। यानी कि जो भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई होती है उसे हम रूपिम कहते हैं। जैसे कि आपका कोई शब्द हो गया, जैसे आपका राम हो गया, श्याम हो गया, कापी हो गया, किताब हो गया, बकरी हो गया, इत्यादि जो है वो रूपिम के अंतर्गत आ जाती हैं। ध्यान आपको ये रखना है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई तो ये होती है, लेकिन ये कहीं ना कहीं अर्थपूर्ण होनी चाहिए, तभी आपकी वो रूपिम कहलाती है। अगर उसका कोई अर्थ नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है, तो उसे हम कह सकते हैं कि वो रूपिम नहीं है। वहीं पर दोस्तों नंबर 3 पर बात करें तो देख सकते हैं कि नंबर 3 पर आपका आ जाता है वाक्य विन्यास। यानी कि भाषा को उपयोग करने के नियम वाक्य विन्यास कहलाते हैं। जैसे आप कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से अलग होने पर, ये सारी चीजें अगर आपको जहां पर मिल जाए तो वो सभी चीजें बिल्कुल आपको वाक्य विन्यास के अंतर्गत देखने को मिल जाती हैं। अगले नंबर पर दोस्तों बात करें तो देख सकते हैं कि अगले नंबर पर आपका आ जाता है अर्थ विन्यास। यानी कि अर्थ को सही तरीके से निर्धारण करना ही अर्थ विन्यास कहलाता है। जैसे मान लीजिए राम के पास एक कलम है, ये इसका सही अर्थ है, यानी कि ये इसका सही अर्थ विन्यास है। अगर वहीं पर आपको उत्तर में ये चीजें देखने को मिल जाए कि राम के पास है एक कलम, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें बिल्कुल अर्थपूर्ण नहीं है, ये गलत अर्थ को प्रदर्शित करती है, इसलिए ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए आपको इस तरीके से 4 विकल्प दे देता है और आपसे पूछता है कि इनमें से सही नहीं है, तो अगर ये चीजें आपको बिल्कुल याद रहेंगी तभी आप उत्तर को बिल्कुल सही कर पाएंगे। वहीं पर दोस्तों अगले नंबर पर बात करें तो देख सकते हैं कि हर लाख के अनुसार भाषा की एक परिभाषा भी दी गई है। यानी कि भाषा अन्य व्यक्तियों के विचारों का आदान प्रदान व सूचना संप्रेषण की योग्यता है। तो ये चीजें भी आप याद करके रख सकते हैं। तो ये आपका आपके सीटेट एग्जाम में डायरेक्ट तौर से पूछ लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको अगर ये चीजें बिल्कुल याद नहीं होंगी तो आपके उत्तर भी बिल्कुल गलत हो जाएंगे। अब दोस्तों वहीं पर अगर हम लोग बात करें भाषा के प्रकार के बारे में, जो कि आपके सीटेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से भी आपके कई क्वेश्चन बन जाते हैं। बात करें दोस्तों भाषा के प्रकार के बारे में, तो देख सकते हैं कि भाषा के जो प्रकार होते हैं उसमें नंबर 1 पर आपका आ जाता है मौखिक भाषा। यानी कि यदि हम अपने विचारों को कहीं पर बोल करके व्यक्त करते हैं तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। यानी कि जो चीजें हम अपने विचार को बोल करके प्रदर्शित करते हैं उन्हें हम मौखिक भाषा कहते हैं। जबकि नंबर 2 पर अगर हम लोग लिखित भाषा की बात करें तो देख सकते हैं कि यदि हम अपने विचारों को लिख करके व्यक्त करते हैं तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। तो लिखित और मौखिक में आप अब उम्मीद करते हैं कि आपको कोई भी डाउट नहीं बचे होंगे। अगर हम तीसरे नंबर पर
पर बात करें तो देख सकते हैं तीसरे नंबर पर आपका आ जाता है सांकेतिक भाषा, यानी कि यदि हम अपने विचारों को संकेतों, प्रतीकों या फिर चिन्हों के माध्यम से व्यक्त करते हैं तो उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल आप नोट डाउन करके रख सकते हैं, यहीं से आपके हर बार एक न एक क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में बन जाते हैं। वहीं पर दोस्तों कभी कभी आपसे जो सीटेट एग्जाम में भाषा की कुछ विशेषताओं से भी प्रश्न बन जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर ये चीज़ें भी आपको याद नहीं रहेंगी तो यहाँ से भी आपके एक क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। बात करें भाषा की विशेषताओं के बारे में विस्तार से, तो देख सकते हैं नंबर 1 पर भाषा जो होती है वो अभिव्यक्ति का एक माध्यम होती है, यानी कि दोस्तों विचारों को आदान प्रदान करने का जो एक माध्यम होता है वो कहीं ना कहीं भाषा होती है। नंबर 2 पर देख सकते हैं कि भाषा स्वयं के द्वारा अर्जित की जाती है, यानी कि दोस्तों इसे आपको स्वयं सीखना पड़ता है, या इसे आप अपने या तो आसपास से सीख सकते हैं, या फिर अपने वातावरण से सीख सकते हैं, या फिर आप अपने परिवेश से ये सारी चीजें बिल्कुल सीख सकते हैं। तीसरे नंबर पर देख सकते हैं कि भाषा का जो अर्जन होता है वो निरंतर अनुकरण के द्वारा होता है, यानी कि दोस्तों आप नकल करके भी भाषा का अर्जन कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपकी भाषा के विशेषता के अंतर्गत आ जाती हैं। अगले नंबर पर बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं कि भाषा जो है वो समाज, संस्कृति तथा सभ्यता से जुड़ी होती है। ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल समझानी है नहीं, क्योंकि ये आपके आसपास बिल्कुल हमेशा घटनाएं घटित होती रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपको अपने अनुसार देख करके चलना है कि यहाँ से अगर आपके कोई भी क्वेश्चन बनते हैं तो अगर आप ये सारे पॉइंट्स बिल्कुल याद करके रखते हैं तो वहाँ पे आपके जो क्वेश्चन है वो ऑटोमेटिक सही हो जाएंगे, क्योंकि जो यहाँ पर भाषा से रिलेटेड प्रश्न बनेंगे वो आपके आसपास से रिलेटेड ही प्रश्न बनने वाले हैं। अगले नंबर पर बात करें दोस्तों तो देख सकते हैं कि भाषा जो आसपास में प्रयोग की जाती है उसे आसानी से अर्जित कर लिया जाता है। इसमें कुछ आपको बिल्कुल बताना है नहीं, आप जहाँ जिस परिवेश में रहेंगे वहाँ पर वैसी ही जो भाषा बोली जाती है वो आप बहुत ही अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। यानी कि अगर आप हिंदी के माहौल में हैं तो आप हिंदी सीख जाएंगे, आप इंग्लिश के माहौल में हैं तो आप इंग्लिश को बहुत ही अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। अगले नंबर पर बात करें तो देख सकते हैं कि भाषा की अपनी एक संरचना होती है। जी हाँ दोस्तों, इसकी एक अपनी संरचना होती है, यानी कि आप इसे क्रमबद्ध तरीके से ही सीख सकते हैं। यानी कि आपको अगर अच्छा व्याकरण की जानकारी हो गई, यानी कि अच्छे व्याकरण की आप ज्ञाता है, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से आप क्रमबद्ध चीज़ों को सीख सकते हैं। तो कह सकते हैं कि इसकी अपनी एक संरचना होती है, इसी के माध्यम से आप सारी चीज़ें बिल्कुल सीख सकते हैं। अब दोस्तों वहीं पर आपका जो प्रश्न है वो कभी कभी भाषा के महत्व को लेकर के भी बन जाता है, तो इसे आपको बिल्कुल नोट डाउन करके रखना है कि जो भाषा का महत्व होता है वो भी आपसे आपके सीटेट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बात करें दोस्तों भाषा के महत्व को लेकर के नंबर 1 पर, तो देख सकते हैं कि सामाजिक संबंधों की स्थापना करने में, यानी कि आप जो अपने समाज में संबंध स्थापित करते हैं वो कहीं ना कहीं भाषा के माध्यम से ही करते हैं। अगर आपकी भाषा अच्छी है तो आपका जो सामाजिक विकास है, मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है वो बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। अगर आपकी भाषा शैली जो सही नहीं है तो कहीं ना कहीं ये सामाजिक विकास जो आपका बहुत ही अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। कुशल वक्ता बनने में, अगर आप भाषा के अच्छे जानकार हैं तो आप एक कुशल वक्ता भी बन सकते हैं। नेतृत्व क्षमता को विकसित करने में भी भाषा का महत्व होता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में आपका व्यक्तित्व कैसा है ये आपकी भाषा पर डिपेंड करता है। आप जैसे परिवेश में रहते हैं, जैसे भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वैसे आपके व्यक्तित्व का विकास हो जाता है। अगले नंबर पर बात करें तो देख सकते हैं कि शिक्षा में भी भाषा का महत्व, क्योंकि इसके बिना शिक्षा संभव नहीं है। आप सभी को बिल्कुल पता है, इसमें ज़्यादा कुछ चीज़ें आपको बतानी नहीं है। भाषा शैली आकर्षक होने पर साक्षात्कार, मीटिंग, शिक्षण आदि में लाभ मिलता है। यानी कि दोस्तों अगर आपके बोलने की शैली, भाषा की शैली अच्छी है तो कहीं ना कहीं आप अगर इंटरव्यू दे रहे हैं, यानी कि साक्षात्कार दे रहे हैं, मीटिंग में किसी है, या फिर आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं, आप सभी तो बिल्कुल अगर सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप इस वीडियो को देख ले रहे हैं तो जरूर ही आप शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप एक अच्छे शिक्षक हैं और आपको अच्छे भाषा की जानकारी है तो आपको ये कहीं न कहीं मदद करने वाली है आपके शिक्षण विधि में। अब दोस्तों वहीं पर आपका कभी कभी एक क्वेश्चन और पूछ ले जाता है भाषा का स्वभाव एवं क्रम को लेकर के। तो देख सकते हैं कि अगर हम इसके मनोवैज्ञानिक क्रम की बात करें तो देख सकते हैं इसमें जो सबसे पहला इसका क्रम आ जाता है वो आ जाता है सुनना। यानी कि दोस्तों सबसे पहले हम सुनते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं, फिर पढ़ते हैं और फिर लिखते हैं। यानी कि आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि LSRW, और वहीं पर कभी कभी आपको ऑप्शन में दे देगा SL और W, यानी कि ये अंतर करके अलग अलग करके आपको दे देगा और पूछ लेगा कि इनमें से मनोवैज्ञानिक क्रम के अनुसार इसका जो सही क्रम है भाषा का वो क्या है। तो आपको ये याद करके रखना है कि जो मनोवैज्ञानिक इसका क्रम होता है वो LSRW होता है, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। जबकि मॉन्टेसरी महोदय के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो देख सकते हैं कि इनके अनुसार सबसे पहले जो हम भाषा का क्रम होता है वो सुनना होता है, उसके बाद बोलना होता है, उसके बाद लिखना होता है, उसके बाद पढ़ना होता है। यानी कि मॉन्टेसरी के अनुसार जो आपका क्रम होता है वो LSW और R हो जाता है। तो मॉन्टेसरी के अनुसार अगर आपसे प्रश्न पूछे या फिर आपको मनोवैज्ञानिक क्रम के अनुसार प्रश्न पूछे तो कहीं ना कहीं अगर आप ये दोनों चीज़ें याद करके नहीं रखेंगे तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएंगे।
वहीं पर दोस्तों भाषा विकास के चरण के बारे में बात करें तो देख सकते हैं कि बालक में भाषा विकास 2 चरणों में होता है। नंबर 1 पर आप देख सकते हैं कि पूर्व भाषा विकास अवस्था, और दूसरे नंबर पर आपका आ जाता है उत्तर भाषा विकास अवस्था। ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखना है, यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आप नाम भी याद करके रखते हैं तो आपके उत्तर बिल्कुल सही हो जाएंगे, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ आपको पढ़ना है नहीं। अगर मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। बात करें दोस्तों नंबर 1 पर, तो देख सकते हैं कि नंबर 1 पर आपका आ जाता है पूर्व भाषा विकास अवस्था, यानी कि इसके बारे में अगर हम विस्तार से चर्चा करें तो इसमें आपका नंबर 1 पर आ जाता है क्रंदन या फिर रो करके, यानी कि बालक जन्म लेते ही रोने चिल्लाने की चेष्टा करता है। बालक रोता है तो उसके रोने की जो उसकी आवश्यकताएं हैं उससे पूर्ति होती है, यानी कि बालक को जब कोई भी वस्तु चाहिए या फिर उसकी कोई भी इच्छा होती है तो जो उसे चाहिए तो वो उसे कहीं ना कहीं रोने या फिर चिल्लाने से पूरा करता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर हम रोएंगे चिल्लाएंगे तभी हमारी आवश्यकताएं जो है वो पूरी होने वाली हैं। अगले नंबर पर आपका आ जाता है बलबलाना, यानी कि जन्म के कुछ महीने अगर हम बात करें इसकी सामान्य तौर पर तो 3 से 4 महीने का जो बच्चा होता है वो बच्चे माँ के साथ बा, माँ, पा इत्यादि ध्वनियों का प्रदर्शन अधिक करते हैं। बाद में इन्हीं से वह छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगते हैं, यानी कि बलबलाना में आप देख सकते हैं आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि माँ बा पा क्या है, आप उत्तर में सही कर सकते हैं कि ये बलबलाना है। और ये कितने वर्ष तक के बच्चे करते हैं, तो आपको उत्तर में बिल्कुल सही करना है कि 3 से 4 माह के जो बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं बलबलाना प्रारंभ कर देते हैं। अगले नंबर पर बात करें हाव भाव को लेकर के, तो देख सकते हैं कि बच्चे शीघ्र ही हाव भाव प्रकट करना सीख लेते हैं और उनके माध्यम से दूसरे तक अपने विचारों को पहुंचाते हैं। जैसे यदि वे भूखे नहीं हैं तो वे दूध पिलाते समय सिर टेढ़ा कर लेते हैं और मुंह से चम्मच बाहर निकाल देते हैं, यानी कि दोस्तों वो हाव भाव के माध्यम से अब आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि उनको भूख लगी है अथवा उनको भूख नहीं लगी है। तो ये भी आप बिल्कुल पॉइंट याद कर सकते हैं, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। वहीं पर दोस्तों अगले नंबर पर बात करें तो देख सकते हैं कि अगले नंबर पर आपका आ जाता है सामवेगिक अभिव्यक्ति, यानी कि बालक संवेगों के माध्यम से भी अपने भाषा को व्यक्त करता है। जैसे बालक हंस करके बाँह फैला करके अपने सुखद संवेग प्रदर्शित करता है, वहीं दुख संवेग को वो रो करके तथा चिढ़ करके अभिव्यक्त करता है। तो यहाँ से आपके ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि जो सुखद संवेग होते हैं वो क्या होते हैं और दुखद संवेग क्या होते हैं। तो सुखद संवेग की बात करें तो जैसे हंसना हो गया, बाँह फैलाना हो गया, और दुखद संवेग जो होता है आपका जैसे रोना हो गया या चिढ़ना हो गया, ये सारी चीज़ें आपके जो है वो दुखद संवेग के अंतर्गत आ जाती हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको 2 लाइन से कितने सारे क्वेश्चन आपके सीट एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। अब दोस्तों वहीं पर अगले नंबर पर बात करें जो नंबर 2 पर है उत्तर भाषा विकास अवस्था, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं इसमें नंबर 1 पर आपका आ जाता है बोझ या फिर समझ, यानी कि दोस्तों इसके माध्यम से अगर हम विस्तार से समझे तो देख सकते हैं कि बालक जो है वो शब्दों का अर्थ जो है सही सही प्रयोग कर पाए, इसके लिए वह पहले दूसरों की भाषा को समझता है, अर्थात बालक पहले बोध या समझ विकसित करता है, उसके बाद वो बोलना प्रारंभ कर देता है। यानी कि बच्चा पहले सही सही शब्दों का प्रयोग करना अनुकरण के माध्यम से सीखता है, दूसरे के शब्दों को सुनता है कि वो कैसे उन शब्दों को प्रयोग कर रहा है, उसके माध्यम से वो अपने अंदर समझ को विकसित करता है और फिर बोलने का प्रयास करता है। अगले नंबर पर बात करें तो देख सकते हैं कि अगले नंबर पर आपका आ जाता है शब्दावली का निर्माण करना, यानी कि शब्दावली निर्माण में बालक वैसे शब्दों को पहले सीखता है जो उसकी आवश्यकता की पूर्ति कर सके। यानी कि दोस्तों मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है तो उसे पानी चाहिए तो वो पानी के बारे में सीखेगा, ना कि वो इंग्लिश की बहुत बड़ी बड़ी पुस्तकों को पढ़ेगा या फिर हिंदी की बहुत बड़ी बड़ी पुस्तकों को पढ़ेगा। यानी कि उसको जो आवश्यकताएं पहले होंगी उसी के बारे में वो पहले कहीं ना कहीं चीज़ों को सीखेगा, कहीं ना कहीं शब्दावली का निर्माण करना सीखेगा। अगले नंबर पर बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं कि अगले नंबर पर आपका आ जाता है शब्दों का वाक्य में प्रयोग, यानी कि शब्दों को मिला करके अब बालक जो है वो छोटे छोटे वाक्य बनाने लगता है। जैसे माँ दूध दो, भूख लगी है, माँ मुझे भूख लगी है, पापा पानी दो, ये सारी चीजें अब कहीं ना कहीं वो छोटे छोटे शब्दों का इस्तेमाल करने लग जाता है। अब दोस्तों वहीं पर भाषा विकास के सिद्धांत से भी आपके कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अगर इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करें तो देख सकते हैं कि भाषा विकास के सिद्धांत में नंबर 1 पर आपका आ जाता है वागेंद्रियों की परिपक्वता, यानी कि भाषा का विकास जो होता है वो वागेंद्रियों की परिपक्वता पर निर्भर करती है। जैसे मान लीजिए वागेंद्रिय आपकी होती है नाक, जीभ, होठ, दांत, गला इत्यादि, अर्थात जब तक इन अंगों में परिपक्वता नहीं होगी तब तक भाषा पर नियंत्रण संभव नहीं है। यानी कि आप दोस्तों देखते होंगे कि जो छोटा बच्चा हो कहीं ना कहीं बलबलाता है, हकलाता है, तुतलाता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो अपने वागेंद्रियों पर परिपक्वता नहीं प्राप्त कर पाता है। जब ये चीजें बिल्कुल परिपक्वता को प्राप्त कर लेगा तो वो कहीं ना कहीं शुद्ध वाक्य बोलना प्रारंभ कर देगा। उससे पहले आप कह सकते हैं कि बच्चा जो है वो हकला रहा है। अगले नंबर पर बात करें तो देख सकते हैं अगले नंबर पर आपका आ जाता है अनुबंधन, यानी कि जोड़कर का सिद्धांत। भाषा विकास में बच्चों को 2 शब्दों की जानकारी जो है मूर्त वस्तुएं जो दिखाई दे, यहाँ पर मूर्त वस्तुओं से मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जो वस्तुएं दिखाई देती हैं उन्हें मूर्त वस्तुएं कहते हैं, से जोड़ कर दी जाती है ताकि बच्चा जल्दी इस चीज़ों को सीख जाए। यानी कि आप इसके मतलब से ये समझिए कि आप उसे चीज़ें दिखा करके ये समझाइए कि ये बाल्टी है, ये गिलास है, ये ऐसे ऐसे चीज़ें आप उसको अच्छे तरीके से बता सकते हैं। अगर आप मान लीजिए वो बाल्टी कभी देखा ही नहीं है और आप उसे बाल्टी के बारे में
में बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें अमूर्त चिंतन अभी नहीं कर पा रहा है, तो वो चीज़ों को नहीं सीख पाएगा। तो पहले वो कहीं ना कहीं प्रयास करेगा कि उसे मूर्त चीज़ें सिखाई जाए, उसके बाद वो जब मूर्त चीज़ें सीख जाएगा तो वो अमूर्त चीज़ें अपने आप ही सीख जाएगा। अगले नंबर पर बात करें तो देख सकते हैं कि अगले नंबर पर आपका आ जाता है अनुकरण, यानी कि नकल का सिद्धांत। अनुकरण मतलब कि नकल होता है, आप नकल करके भी अच्छे तरीके से चीज़ों को सीख सकते हैं, भाषा को सीख सकते हैं। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि बालक अपने परिवार और साथियों की भाषा को अनुकरण के माध्यम से ही सीखता है। यानी कि आपके जो दोस्त हैं, वो आपके जो माता पिता हैं, आपके परिवार है, आपके आस पड़ोस के जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं जो चीज़ें बोलते हैं उन्हीं को बच्चा जो है अनुकरण करके सीखता है कि ये क्या बोल रहे हैं, उसी के अनुसार हमको भी बोलना है। जैसे मान लीजिए कोई पानी मांग रहा है कि मुझे पानी दो, तो बच्चा भी कहीं ना कहीं जब उसे प्यास लगेगी तो ये बोलने का प्रयास करेगा कि उसे भी पानी चाहिए। अगले नंबर पर देख सकते हैं कि नंबर 4 पर आपका आ जाता है बेंडूरा का सिद्धांत, यानी कि बेंडूरा अपने सामाजिक सीखने के सिद्धांत में अनुकरण पर बल डालते हुए कहते हैं कि बालक अपने परिवार आसपास में प्रयोग की जाने वाली भाषा का अनुकरण के माध्यम से ही सीखता है। जैसा कि मैंने आपको बिल्कुल बता दिया, यही बेंडूरा साहब भी कहते हैं कि जो बच्चा होता है वो भाषा को अपने आसपास या फिर कह सकते हैं कि अपने दोस्तों के साथ मिल करके जो वो उनके आसपास होता है वही सब चीज़ें सुन करके वो सीखता है, ये बेंडूरा साहब कहते हैं। अब वहीं पर अगले नंबर पर और बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन आपको मिल जाती है चौमस्की का भाषा सिद्धांत, यानी कि दोस्तों चौमस्की जो साहब थे उनका मानना है कि बालक में शब्दों या भाषा का सीखना अनुकरण या फिर पुनर्बलन पर आधारित होता है। यानी कि दोस्तों बार बार करके बच्चा सीखने का प्रयास करता है और चीज़ों को नकल करके सीखने का प्रयास करता है, ऐसा चौमस्की साहब कहते हैं। तो यहाँ से 2 लाइन से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसमें कुछ आपको ज़्यादा कुछ सीखना है नहीं, इसमें आपको चीज़ें बिल्कुल लाइन टू लाइन याद करके रखनी, क्योंकि यहीं से आपके अगर क्वेश्चन बन जाएंगे तो अगर आपको चीज़ें याद नहीं होंगी तो आपके क्वेश्चन भी गलत हो जाएंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं कि भाषा और विचार को लेकर के जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे उन सभी को हमने यहाँ इस वीडियो में सम्मिलित कर लिया। इससे ज़्यादा न तो आपके सीटेट एग्जाम में मिलने वाले हैं, न तो आपको एनसीईआरटी बुक में मिलने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको चीज़ें एक बार में समझ में ना आई हो तो आप चीज़ों को 2 बार 3 बार देखिए, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब दोस्तों कल की जो अपनी क्लास होने वाली है वो अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत को लेकर के होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनको भी मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से लिख लिया है। यानी कि दोस्तों अगर आप अल्बर्ट बंडूरा साहब के जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत के वीडियो को कल देख लेते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपको यूट्यूब पर और भी कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर इनको भी मैंने बहुत ही विस्तार तरीके से सारी चीजें बिल्कुल लिख कर रखी है। कल की वीडियो में आपको मैं पूरे विस्तार तरीके से इनके बारे में बताने वाला। आई होप दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने उन दोस्तों के पास शेयर भी कर दे जो आपके साथ सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि यहाँ पर ऐसी वीडियो आपको हर रोज देखने को मिलती रहेगी। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।